गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी को माता मरियम के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बालिका दिवस है, तो बालिकाओं को पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बनना है। समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए ये बहुत आवश्यक है कि बालिकाएं आगे बढ़ें, लेकिन हमेशा अपने कदम सही राह पर रखेंगे। ठीक है, हमारा ढेर सारी जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ है। तो बच्चों, हम लोग आज सोशल साइंस के अंतर्गत अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे आसपास या हमारे देश में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। आप देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। कोई कृषि का कार्य करता है, कोई व्यापार का कार्य करता है, कोई छोटे छोटे शॉप चलाते हैं, कोई नौकरी करता है, जॉब करता है। तो ये सब क्या है? एक तरह से आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जीवन निर्वाह के लिए, स्वयं के जीवन निर्वाह के लिए सब आर्थिक गतिविधियाँ हैं। ठीक है, तो वही जो छोटा छोटा रूप है आर्थिक गतिविधियों का, वो देश की आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र बन जाता है। भारत में कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। सिर्फ लोग नौकरी नहीं करते हैं, सिर्फ लोग कृषि नहीं करते हैं, इसके अलावा भी ढेर सारे जो काम हैं वो भारत में किए जाते हैं। जैसे देश की आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक ना? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 भाग में बांटा गया है। अब इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में सर्वप्रथम कृषि, सबसे मुख्य इसमें कृषि है। कृषि का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसके अलावा इसमें आपका मत्स्य पालन है, ठीक ना, पशुपालन है, दुग्ध व्यवसाय है, ये सब चीज़ें भी कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही है। सबसे मुख्य हो गया आपका कृषि, उसके अलावा मत्स्य पालन, फिर पशुपालन है, दुग्ध व्यवसाय है, ये सब कृषि के अंतर्गत आता है। और इसमें खनन भी, खनिज जो निकाला जाता है, खनन का कार्य है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र, जहाँ पे कि कृषि हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय है। आप जानते हैं कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पे लगभग अभी भी 52% जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन, वो कृषि पे निर्भर है, कृषि के द्वारा अपने जीवन यापन करते हैं। ठीक ना? दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग आते हैं। विनिर्माण उद्योग का मतलब है कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो कृषि क्षेत्र से उपलब्ध होती हैं और द्वितीय क्षेत्र में आती है, और उसका रूप जो होता है वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कपास। कपास कहाँ से आता है? कृषि से आता है ना, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है कपास, कृषि से आता है। और कृषि से वो जाता कहाँ है फिर? अरे कपास जाता कहाँ है? द्वितीय क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र में उसका रूप बदल जाता है और कपास के माध्यम से क्या बनता है? सूती वस्त्र। ठीक ना? कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं कपास के माध्यम से। तो ये कपास का रूप बदल गया, तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं। उद्योग का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल्स हम कृषि से, एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं, उसका रूप बदल दिया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर उद्योग हैं, ठीक ना, औद्योगिक जितने भी कार्य हैं वो सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय
सहायता के लिए है तृतीय क्षेत्र। जैसे बैंकिंग सुविधा किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के आता है। ये सेवाएं उपलब्ध कराता है इन दोनों को जो है ये तृतीय क्षेत्र सेवाएं उपलब्ध कराता है। सेवाएं का मतलब है कि बैंकिंग सुविधा ये सेवा है, ठीक ना। फिर है परिवहन, है ना, संचार, ये सब क्या है? ये सब सेवाएं उपलब्ध कराते हैं इन दोनों क्षेत्रों। और इसके अलावा और भी सेवा के कार्य हैं जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, अध्यापक है, ये लोग भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। डॉक्टर, कितना, वकील, इसी तरह से है इंजीनियर, ठीक, ये लोग जो है अध्यापक, ये लोग भी सेवा क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये तीन इसमें आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक। तो ये सुविधाएं उपलब्ध, ये दोनों जो हैं, ये तृतीय क्षेत्र जो है इन दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और फिर इसके माध्यम से जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था का ये तीनों मिलकर ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किस प्रकार से हम इन तीनों क्षेत्र का पहले जान जाएं कि इन तीनों क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में जानने का प्रयास करें। तो ये बच्चों, ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये मुख्य है। और तीनों क्षेत्र की तुलना जो है वो बहुत आवश्यक है। आर्थिक क्षेत्र के लिए तीनों क्षेत्र का होना आवश्यक है। आर्थिक या अर्थव्यवस्था के लिए इन तीनों क्षेत्र का होना आवश्यक है। बिना इन तीनों क्षेत्र के कोई भी अर्थव्यवस्था का कार्य जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता। हम जब इसमें आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो कृषि से उपलब्ध होता है और कृषि से उपलब्ध होने के बाद ये जाता है यहाँ पे, जैसे आपको अभी बताएं। और जो खनिज है, खनिज का भी प्रयोग, जितने भी मिनरल्स हैं वो निकाले जाते हैं प्राइमरी सेक्टर के माध्यम से, और उसका प्रयोग कहाँ पे होता है? सेकेंडरी सेक्टर में होता है। कई चीज़ों के निर्माण में उस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। औद्योगिकरण के माध्यम से, उद्योग धंधों के माध्यम से उस चीज़ का इस्तेमाल करके, उस मिनरल्स का इस्तेमाल करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो विनिर्माण कहा जाता है, ठीक ना। और फिर ये जो दोनों चीज़ों को आवश्यकता, जो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मुहैया कराता कौन है? कौन उपलब्ध कराता है? तृतीय क्षेत्र। जैसे इनको लोन की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी, तो कौन देगा? बैंकिंग सुविधा, बैंक जो है वो ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाने ले आने की सुविधा कौन देगा? परिवहन देगा, परिवहन के साधन जो है। और मैसेज जो है वो संचार के माध्यम से होगा, ठीक ना। इसके अलावा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, इसलिए ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत या सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो इन तीनों का अध्ययन करना न्यायोचित है, इन तीनों का अध्ययन ही आवश्यक है, तब हम किसी भी चीज़ के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर है आपका कि ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से ही घरेलू उत्पाद के विषय में, सकल घरेलू उत्पाद के विषय में जान सकते हैं। नेट जीडीपी, ठीक ना, सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी जो होता है, उससे हम
जान सकते हैं कि हमारे देश में कृषि की स्थिति क्या है, किन किन चीज़ों का उत्पादन, किन किन चीज़ों के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हैं और किन किन चीज़ों को हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। तो किस प्रकार से हम उसको और जिन चीज़ों में हम पिछड़े हैं उसको हम किस प्रकार से और मजबूती के साथ उसमें आगे बढ़ें और उत्पादन करें, ये आवश्यक है। तो इन तीनों क्षेत्रों की तुलना भी आवश्यक है, बिना इन तीनों लेकिन तुलना के अलावा इन तीनों क्षेत्रों का होना भी आवश्यक है। बिना इन तीनों क्षेत्रों के हमारा आर्थिक विकास संभव नहीं है। और इसके अलावा है भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र तीनों का बोलबाला है, तीनों की आवश्यकता है, ठीक ना। बिना इसके हमारा विकास संभव नहीं है। और आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन के निर्वाह का साधन कृषि है, कुछ लोगों के व्यापार का साधन कृषि है, ठीक ना। मत्स्य पालन है जीवन निर्वाह का, पशुपालन है, दुग्ध व्यवसाय है। वर्तमान में भारत दुग्ध व्यवसाय में पहले नंबर पे है, ठीक। इसी तरह से सूती वस्त्र उद्योग में भारत का बहुत बड़ा मार्केट है। वो कैसे संभव हुआ है? इस कृषि के कारण। जूट है, कपास है, पटसन है, गन्ना है, ये सब क्या है? नकदी फसलें, व्यापारिक फसलें जो हमारे व्यापार में या उद्योग में, विनिर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से हम इसके महत्व को समझें। लेकिन वर्तमान में लगभग 52% जो जनसंख्या है कृषि पे निर्भर है। अभी इसकी तो परसेंटेज कम हो रही है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की जो परसेंटेज है उसमें वृद्धि हो रही है, और सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में काम करने वालों लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और इन दोनों क्षेत्रों में लोगों की संख्या जो है वो परसेंटेज जो है वो डाउन होती जा रही है। तो हमको तीनों को लेकर चलना है, इन तीनों की भूमिका होगी तभी भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, ठीक है। तो आज थोड़ा सा बस यही जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, किसकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों आज बस थोड़ा सा यही जानेंगे। आगे की कक्षा में मैं आपको और भी जानकारी उपलब्ध कराऊंगी, जिसके माध्यम से इसमें विभिन्न क्षेत्रों में लोग रोजगार के अवसर कैसा उपलब्ध है, किस क्षेत्र में अधिक रोजगार है, ठीक ना। और इसके अलावा उत्पादन की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, मुद्रा और साख की स्थिति क्या है, बैंकिंग सुविधाएं कितना उपलब्ध है, परिवहन के क्षेत्र में हम कितने आगे हैं, संचार के क्षेत्र में हम कितने आगे हैं। तो ये सब की संपूर्ण जानकारी हम आपके आगे के क्लास में, आगे के कक्षा में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो तब इतना, यदि इसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकती हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।